जय हिंद दोस्तों। भाषा आईएएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में आप लोगों को थियरीज के बारे में बताया था, किस तरह से क्या टाइम पीरियड था उनका इवॉल्व होने का। वो सारी चीज़ें मैंने एक पेज में बना करके बताया था। पेज मतलब कि किसी बोर्ड पे बना के बताया बताया था, और आपको बताया था कि किस तरह से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने बताया था। और आज मैं आप लोगों को बिग बैंग थियरी के बारे में बताऊंगा। इस थियरी को शुरू करने से पहले मैं आप कुछ चीज़ें रिवाइज करना चाहूँगा जो मैंने पढ़ाया है। जैसे कि मैंने क्या क्या बता दिया है। जैसे मैंने आप लोगों को यूनिवर्स यूनिवर्स का मीनिंग एंड एस्ट्रोनॉमी का मीनिंग समझा दिया है। ओके फ्रेंड। उसके बाद मैंने आप लोगों को फिलॉसफी बताया था, कुछ फिलॉसफी जैसे ग्रीस फिलॉसफी एंड इंडियन फिलॉसफी। यहाँ पे ग्रीस फिलॉसफी में और इंडियन फिलॉसफी में किस तरह से उनके विचार यूनिवर्स के बारे में डेवलप होते गए, किस तरह से उनके थॉट प्रोसेस, उनकी आइडियोलॉजी चेंज होती गई यूनिवर्स को लेकर के, ब्रह्मांड को लेकर के वो किस तरह सोचते थे। इसमें मैंने आप लोगों को बताया है, कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है। ओके फ्रेंड, तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट कुछ थियरीज, जैसे मैंने जियोसेंट्रिक की थोड़ी सी इसमें बात की है, जियोसेंट्रिक की हेलियोसेंट्रिक की बात की है। ओके फ्रेंड, इसको आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे किस तरह से ये थियरी इवॉल्व होते हुए आई। आज मैं आप लोगों को बिग बैंग थियरी बताऊंगा। बिग बैंग थियरी जो कि आज तक की सबसे एक्सेप्टेबल थियरी है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी है बिग बैंग थियरी। ओके फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग बिग बैंग थियरी से स्टार्ट करते हैं। इस थियरी को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये अपना पूरा यूनिवर्स है। ओके, पहले मैं मेन कॉन्सेप्ट से आने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से ये इवोल्यूशन हुआ। राइट फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए आप, ऐसा मानते हैं जैसे आप लोग अर्थ पे जब खड़े होते हैं तो आप देखते हैं अपने चारों तरफ आसमान में खाली जगह है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। ओके, वो अलग बात है कि हमें क्लाउड दिखता है, हम मानते हैं कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसी एक जगह अपने दिमाग में बनाते हैं, कल्पना करते हैं, है ना। लेट्स इमेजिन अ प्लेस ऑन द अर्थ where there is no single atom, there is no single object exist। ओके फ्रेंड, तो हमने एक स्पेस यहाँ पे तैयार कर लिया है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे माना गया कि एक प्रीमेवल, एक प्राइमेवल प्राइमेवल एटम था, प्राइमेवल एटम था। ये एटम ऐसा मान लेते हैं पॉइंट, राइट। एक मान लेते हैं इस पूरे जो अभी खाली है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहां पे एक ऐसा पॉइंट था, ठीक है, जो कि ये जो एटम होता है एटम से भी छोटा था। इट वॉज लेस देन इट वॉज लेस देन एन एटम। इसकी जो साइज थी वो एक एटम से भी छोटी थी। ओके फ्रेंड, तो अभी हम समझते हैं आगे। तो इसमें ऐसे बोला गया कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हुआ, जिससे इसमें कोलिजन हुआ, और कोलिजन के कारण ये फैलने लगा। ठीक है, ये फैलने लगा यानी इसमें स्वेलिंग आने लगी, फुलाव आने लगा, राइट। ये फूलने लगा। जैसे आप देखते हैं, अगर आप कोई गुब्बारा लें, कोई बलून लें, और आप उसे उसमें हवा भरना शुरू करें, तो वो धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू होता है, फैलना शुरू होता है। ओके फ्रेंड, जैसे आपने देखा होगा एक बॉल आती है जो हम लोग डालते हैं और पानी में डालने के बाद वो फूल जाती है। आपने देखा होगा, आप बचपन में आपने खेला होगा या फिर कहीं से भी देखा भी होगा आपने। एक आती है छोटी छोटी, वो होती है बॉल होती है, उसको पानी में डालो तो वो स्वेल कर जाती है, उसमें पानी भर जाता है और फूल जाती है। उसी तरह से ये फूलती चली गई, स्प्रेड होती चली गई, फिर ये और बड़ा हुआ। ठीक है, फिर ये क्या किया, एक्सप्लोजन कर गया। ठीक है, एक्सप्लोजन इसमें हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, राइट। जब एक्सप्लोजन हुआ तो ये चारों तरफ फैलने लगा, राइट। ओके फ्रेंड, अब आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ। ओके फ्रेंड,
यहाँ समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था, और हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि किस तरह से बिग बैंग थ्योरी को, चलिए देखते हैं ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में कि लेट्स अज्यूम एक यहाँ पे एक पॉइंट पे वो था, एक प्रीमेबल एटम था, ठीक है, और ये बिग बैंग थ्योरी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, ओके फ्रेंड। बिग बैंग थ्योरी हम लोग यहाँ समझते हैं, इस थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आज हम चार फोर्सेस देखते हैं, फोर फोर्सेस, चार बल के बारे में देखते हैं, ठीक है। फोर फोर्सेस इसमें यूनिफाइड थे, फोर फोर्सेस यूनिफाइड, इसमें चार फोर्सेस यूनिफाइड थे। इसका टेम्परेचर फ्रेंड, टेम्परेचर अगर आप देखें तो इसका टेम्परेचर जो था इट वाज इनफाइनाइट, इसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था, ठीक है, थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जा रहा है, चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट है डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो थी वो भी इनफाइनाइट थी, और इसमें ग्रेविटी, ग्रेविटी इसकी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है फ्रेंड। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण इसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो था पार्टिकल के बीच में वो बहुत ज़्यादा था, ओके फ्रेंड। फिर आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से, जब जैसे कि मैंने बताया इसमें कोलिजन के कारण एक्सपेंशन शुरू हुआ, यानी कि इन्फ्लेशन आना शुरू हुआ। मान लिया हमने कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, यानी ये इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशनरी फेज है, इन्फ्लेशनरी फेज है, ठीक है, इस यूनिवर्स का। हमने माना कि यूनिवर्स की यहाँ से शुरुआत हो रही है, राइट। जो भी हमने बनाया था एक खाली स्थान जहाँ पे एक पॉइंट दिया था, ये पॉइंट है वो, फिर मैंने यहाँ से इसमें एक्सपेंशन शुरू किया, ये फैलना शुरू हुआ और यहाँ ये स्टेज आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे अब क्योंकि इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है, ओके, बिग बैंग, यहाँ पे बैंग हुआ, यानी कि कहें तो हल्का सा बैंग हुआ और ये फूला, उसके बाद फिर एक्सप्लोड हो गया, ठीक है, पूरा यानी कि स्प्रेड हुआ, फैलने लगा, ठीक है, एक अभी एक सर्कुलर ही पाथ में फैल रहा है कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई जिससे मास आया, ठीक है। अभी इसमें देखें तो इसका टेम्परेचर, क्योंकि टाइम हो गया थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर टेम्परेचर डाउन हुआ, यहाँ पे कूलिंग हुई, राइट, यहाँ पे कूलिंग हुई, तो यहाँ पे मास बना, यानी कि मास आया तो यानी मैटर आए, तो यहाँ मैटर में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्वार्क्स मिलेंगे, और क्या होगा, फोटॉन, फोटॉन यानी लाइट, ठीक है, ओके फ्रेंड। देखिए यहाँ पे लाइट भी थी, मतलब यहाँ एनर्जी जब रिलीज हुई तो एनर्जी मास के फॉर्म में, एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई, तो आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुआ, क्वार्क्स फॉर्म हुए, और फोटॉन यानी कि लाइट एमिट हुई, ओके। लेकिन जो मैटर था इतना ज़्यादा कंडेंस था, इतना ज़्यादा डेंस था, मैटर वॉज सो डेंस, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैटर, मैटर बहुत ज़्यादा डेंस था, ठीक है, मैटर डेंस बहुत ज़्यादा था, ये अपर एरो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इसके वजह से लाइट कैन नॉट ट्रेवल, लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू इट, लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू इट, लाइट इससे ट्रेवल नहीं कर पाई, राइट। फिर अगर आगे हम देखें तो इसकी फर्दर कूलिंग हुई, क्या हुई फ्रेंड, कूलिंग हुई, फर्दर कूलिंग हुई, जब फर्दर कूलिंग हुई तो यहाँ पे कूलिंग कंटिन्यू चल ही रही थी, क्योंकि स्प्रेड हो रहा है, कोई भी चीज़, जैसे आप देखें, जैसे आप खीर बनाते हैं, ओके, जैसे आप खीर बनाते हैं और खीर को किसी एक कॉन्ट्रैक्टेड चीज में रख दें, किसी बाउल में रख दें, उसके बाद इसे क्या करें, किसी थाली में रखें, राइट फ्रेंड, इसे किसी थाली में रखें, ठीक है, या किसी पैन में फैला दें, तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है।
क्योंकि ये जब सर्कुलर में था, यानी कह सकें जब कॉन्ट्रैक्टेड चीज में था, तो इसकी हीट जो थी वो स्प्रेड नहीं हो पा रही थी ना, हीट स्प्रेड नहीं हो पा रही थी, इसलिए ठंडा नहीं हो रहा था। फिर आप क्या करते हैं, इसको फैला देते हैं किसी थाली में, राइट, इसे फैला देते हैं, तो इससे क्या होता है, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ऐसे ही हमारा यूनिवर्स ठंडा होना शुरू हुआ था। अभी भी इसका टेम्परेचर जो था वो 10⁻13 डिग्री सेल्सियस था। ओके फ्रेंड, अब यहाँ पे प्रोटॉन, ध्यान समझिएगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्टेंस में यानी कि बन गए, राइट। फिर आगे हम देखें यहाँ पे, तो ये अभी नेक्स्ट फेज जो आएगी, रेडिएशन फेज। यहाँ पे फ्रेंड रेडिएशन बहुत ज़्यादा था, इसको हम हिंदी में विकिरण कहते हैं। यहाँ पे रेडिएशन लाइट जो एनर्जी थी, डार्क एनर्जी, जो हमें अभी आगे हम देखेंगे डार्क एनर्जी के फॉर्म में, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, उसका लेवल इतना ज़्यादा हाई था, रेडिएशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 10⁻12 डिग्री सेल्सियस था। और टेम्परेचर यहाँ से डाउन होकर के 4500 केल्विन हुआ। ओके फ्रेंड, और ये टाइम कब का है, ये जब 3 मिनट 3,80,000 साल बीत चुके थे बिग बैंग से के बाद से, ठीक है। अगर यहाँ टाइमिंग हम दे तो यहाँ 0 से 10⁻43 -43 की बात है, -43, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ मैं, 0 to 10⁻43। ओके, और फिर ये जो हुआ, ये 10⁻35 to 10⁻32 हुआ। ओके फ्रेंड, फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो कंडीशन थी, ये 10⁻32 से लेकर के टाइम सेकेंड है, ये कह सकते हैं यहाँ पे सेकेंड की, तो सेकेंड ये टाइम बता रहा हूँ। फिर यहाँ से हुआ 1 सेकेंड तक आया, ठीक है, 1 सेकेंड तक आया। फिर यहाँ पे जो आया 1 सेकेंड से लेकर के 3 मिनट तक हो चुका था बिग बैंग, यानी कि ये जो फटा था ये पॉइंट, अभी देखेंगे यहाँ पे आके एक्सप्लोड हुआ था, उससे टाइम कितना हो चुका था, इसके पहले, यानी कि 3 मिनट पहले की बात, 3 मिनट के बाद ये चीजें प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना। ओके फ्रेंड, टाइमिंग समझ रहे हैं हम लोग। फिर आगे चलते हैं रेडिएशन वाला टाइमिंग, तो यहाँ हम देखेंगे तो 3 मिनट से लेकर के 3,80,000 की बात हो रही है। ओके फ्रेंड, फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नॉट बाउंड, इलेक्ट्रॉन नॉट बाउंड, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इसलिए किसी भी एटम न्यूक्लियाई से इलेक्ट्रॉन बंध नहीं रहे। ओके फ्रेंड, फिर हम चलते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अब आया फेज इलेक्ट्रॉन कंबाइन, इलेक्ट्रॉन कंबाइन विथ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड विथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन कंबाइंड विथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो क्या बना, एटम बने, क्या बना फ्रेंड, एटम बने। एटम में क्या, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक। तो ये टाइमिंग क्या था इसका, अगर हम टाइमिंग देखें तो ये टाइमिंग आपका था 3,80,000 से लेकर के 1 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन साल पहले, 1 बिलियन हो गया था, ठीक है, और 1 बिलियन हो गया था, और यहाँ पे इसे 1 बिलियन को बोलते हैं 100 करोड़, यानी कि 3 लाख से लेकर के 100 करोड़ बीत चुके थे, है ना, अभी चीजें चल रही हैं, राइट। फिर आगे हम लोग यहाँ देखते हैं आगे, क्योंकि अब देखिए एटम बन चुका है, और एटम में मास होता है, ठीक है, इसका वजन होता है, ठीक है, मास होता है, इससे क्या होता है, इस पर ग्रेविटी अप्लाई हो, है ना, ग्रेविटी ने क्या किया, मेक्स इट ग्रेविटी मेक्स इट कोयलस, कोयलस, ठीक है, मेक इट कोयलस, कोयलस करके किसको किसको, कोयलस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम को कोयलस कर दिया, यानी कि एक दूसरे से जोड़ा ग्रेविटी ने, ठीक है, जोड़ा। ओके, तो यहाँ पे क्या बना, एक क्लाउड बन गया,
ये क्लाउड किसका था फ्रेंड? ये क्लाउड था जिसमें गैसेस थी और पार्टिकल्स थे, कुछ डस्ट पार्टिकल कह सकते हैं, डस्ट पार्टिकल, धूल कण जिसको बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल, धूल कण, गैसेस और डस्ट पार्टिकल। और इसमें अब इसका जो टेम्परेचर था फ्रेंड, ये टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, क्योंकि 1 बिलियन ईयर्स भी तो हो चुके थे, 1 बिलियन ईयर्स हो चुके थे। ठीक है, ओके। फिर ये आगे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो क्लाउड था इसी का नाम हम आगे चल के बोलेंगे यही नेबुला है, यानी नेबुला यही बन गया है। ठीक है, और नेबुला बन गया, इसी नेबुला ये क्लाउड से ही अब आगे जो रिएक्शन होगा, इसमें क्या होगा, जो गैसेस हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम और डस्ट पार्टिकल हैं, तो अब क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटी ग्रेविटी हो गई है ना, ग्रेविटेशन के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये जो छोटे छोटे एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इन पर ग्रेविटी काम करना शुरू कर देगी, राइट। तो ये सभी सेंटर की ओर मूव करेंगे, ये सर्कुलर पाथ लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सर्कुलर पाथ होता है, सर्कल का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम होता है, इससे क्या होता है कि ये सारे जो हैं सेंटर की ओर आते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें और भी समझेंगे कि कैसे चीज़ें सेंटर की ओर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मास ज़्यादा है, और ये मास जो है इन सारी चीज़ों को खींच रहा है। ओके, अभी आगे हम लोग समझेंगे, जब ग्रेविटेशनल वेव समझेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी कैसी चीज़ें हो रही हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट अभी समझ बताएंगे आपको, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक नेबुला है, और जब ये नेबुला एक शेप लिया है ना, यहाँ पे स्टार्स वगैरह सारी चीज़ें आम में सेट हो गए एक जगह पे, तो यहाँ पे अब आपका शुरू हुआ गैलेक्सी, ये गैलेक्सी है। अब इसी गैलेक्सी में आप देखें तो ये जो गैलेक्सी है हमारी, तो हम अगर देखें तो मान लीजिए एक आर्म ये हो गया इसका, एक ये आर्म ये हो गया, ये तो इसी आर्म में आर्म में मतलब कह सकते हो इसका हैंड है, हाथ है, ठीक है, हाथ, बाँह जिसको बोलते हैं हाथ। ठीक है, तो इस तीसरे हाथ, मान लो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा हो गया, 3 हाथ है ना, तो दूसरे में बीच वाले में ओरियन ओरियन हैंड में, ठीक है, ओरियन आर्म में हमारा क्या है भाई, सोलर सिस्टम है, सोलार सिस्टम है। ठीक है, और इसी सोलार सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे आगे, चलिए इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, नहीं नहीं अभी पहन देते हैं, अभी एक बार रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को ना, गैसेस और ये डस्ट पार्टिकल। ठीक है, देखिए ये सोलर सिस्टम हो गया। अभी इसी सोलर सिस्टम में हम बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे सन के बारे में, जो पहला वीडियो बताया था उसमें बताया मैंने सन के बारे में, प्लैनेट। ठीक है, अब इसी प्लैनेट से हम निकालेंगे अपनी अर्थ को। ठीक है, फिर यहाँ पे समझेंगे अर्थ पे स्टेजेस क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें समझेंगे, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, अभी हम समझते हैं कुछ चीज़ें, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट था, ठीक है, एक जो कि एटम से भी छोटा था, जिसका नाम था प्राइमेवल एटम। ठीक है, यहाँ पे 4 फोर्सेस यूनिफाइड थी। 4 फोर्सेस में क्या क्या है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड चौथा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके फ्रेंड, आगे हम लोग चलते हैं यहाँ से समझते हुए, और फिर देखेंगे फ्रेंड कि आगे वाला जब यहाँ पे इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन फेज आएगा, ये आगे बढ़ेगा, बैंग होगा, इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगा। तो टाइमिंग मैंने बताया है, ये समझ लीजिएगा आप, ये टाइमिंग याद नहीं करना आपको, बस बताने के लिए, समझाने के लिए कि किस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है, क्या टाइमिंग है, ये बताने के लिए आप लोगों को मैंने बताया है, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो मैंने गैलेक्सी फॉर्मेशन बताया है, यहाँ से अभी इसको अभी आते हैं बताते हैं, है ना। देखिए इन्फ्लेशन इसका हुआ, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कोई चीज़ फूलना, ठीक है, स्वेलिंग हो रही है किसी चीज़ में, ठीक है, गर्मी के कारण उसमें हीट है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो फैलता है। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो 2 पटरियाँ होती हैं उनके बीच में जहाँ पे ऐड होता है, जहाँ पे जोड़ते हैं उनको, उनके बीच में जगह छोड़ देते हैं,
क्योंकि गर्मी में वो फैलती हैं, और जब वो फैलेंगी तो इससे क्या होगा कि क्रैक आने का डर रहेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और उनको फैलने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, क्योंकि वो हो सकता है कि हीट से कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि वो फैलेंगी तो हो सकता है कि टेढ़ी हो जाए, ऐसे हो जाए, है सही बात है कि नहीं। यहाँ पे फैलेंगी तो टेढ़ी हो जाएंगी, और जब जगह रहेगी तो आसानी से वो एडजस्ट हो जाएंगी। ओके, तो टेढ़ी हो जाएंगी तो फिर दुर्घटना होने का डर रहेगा। ओके, तो यहाँ इन्फ्लेशन हुआ तो फैलना शुरू हुआ, ये पॉइंट। फिर यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, जब ये फटा, बैंग हुआ, फटा तो एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी से ही मास बना। ठीक है फ्रेंड, ये मास बना, और मास में क्वार्क्स बने, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे थे, इलेक्ट्रॉन एकदम फ्रीली बहुत ज़्यादा मूवमेंट चेंज कर रहे थे। और यहाँ पे फोटोन यानी लाइट भी थी, लेकिन लाइट का स्कैटरिंग हो जा रहा था, क्योंकि ये जो क्लाउड बना हुआ था, ये जो क्लाउड बना हुआ था, अभी आप देखें, क्लाउड जो बना हुआ था मैटर का, इतना ज़्यादा डेंस था, इतना ज़्यादा मतलब पास पास थे पार्टिकल, कि आप देखें तो ये जो लाइट थी वो पास नहीं हो पा रही थी। कहें तो जैसे आप लोग देखते हैं ठंड में कोहरा होता है ना, कोहरा होता है तो आप गाड़ी चलाते हैं तो सामने हमें पास में ही नहीं दिखता है, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, तो ये फॉग होता है, फॉग। ठीक है, यानी कि फॉगी था, यहाँ पे पूरी तरह से एकदम बहुत ज़्यादा मैटर कंडेंस थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पास पास कॉम्पैक्ट थे, इससे लाइट नहीं निकल पा रही थी, राइट। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी और भी ये कूल हुआ, तो कूल होने के बाद प्रोटॉन बने और न्यूट्रॉन बने। ओके फ्रेंड, फिर अभी भी इसका टेम्परेचर इतना कम नहीं हुआ है कि यहाँ पे एटम फॉर्म हो सके। यहाँ पे रेडिएशन निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा रेडिएशन एरा, मतलब जो डार्क एनर्जी थी उसमें जो एनर्जी थी उससे रेडिएशन निकल रहा था। अभी टेम्परेचर 10⁻12 डिग्री सेल्सियस था, और फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ और 4500 केल्विन हुआ। और टाइमिंग क्या थी, 3 मिनट से लेकर के 3,80,000 साल बीत चुके थे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं हो रहे थे। ठीक है, लेकिन जब ये टाइम पे आया 4500 डिग्री सेल्सियस, 4500 केल्विन हुआ, और इस स्टेज पे आपका जो टेम्परेचर है यहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कंबाइन करना शुरू किए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे टेम्परेचर आपका 2700 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3,000 केल्विन। इसी को जो है आप कहें तो दोनों बराबर ही होते हैं, 27 और वो। ठीक है, 3,000 केल्विन। ठीक, यहाँ समझिए आगे, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, तो इन दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इससे एक एक क्लाउड बन गया, हीलियम मतलब गैसेस का और डस्ट पार्टिकल का क्लाउड। मैंने जो बताया था अभी, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मास था तो इससे ग्रेविटी आई, और ग्रेविटी के कारण चीज़ें कोलाइड होना शुरू हुई, एक दूसरे से मिलने लगी। एक सेंटर पे मैंने यहाँ बताया अभी, यहाँ पे सेंटर पे इकट्ठा होने लगी। ठीक है ना, ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा होने लगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगा, यहाँ पे जो जो यहाँ पे गैसेस थी, डस्ट पार्टिकल थी, यहाँ पे जो थी, ये सभी इस तरफ मूव करने लगे, जहाँ पे इंटेंस मास था, ज़्यादा मास था, उसकी तरफ मूव करने लगे, और आके यहाँ कोलाइड होने लगे। ठीक है, और इस वजह से सेंटर का मास जो है बढ़ता चला गया। ठीक है, और सेंटर का मास बढ़ता चला गया, इससे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ता गया। ठीक है, ये सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगा। ये बहुत सारी गैसेस है, फिर आगे बताएंगे अभी स्टार कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, हाई क्लासेस में बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ मैंने आपको क्लियर करा दिया, तो ये क्लाउड बन गया, किस चीज़ का क्लाउड था, गैस थी उसमें, और डस्ट पार्टिकल यानी धूल का उसी में भरे हुए थे, बन चुका था। ओके, अब यहीं पे देखेंगे जब एटम फॉर्म हुआ, तो ये यूनिवर्स जो था वो ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी लाइट यहाँ पे निकलने लगी। अब हमें पहली लाइट यहाँ से दिखती है, फर्स्ट लाइट आफ्टर बिग बैंग, फर्स्ट लाइट, फर्स्ट लाइट आफ्टर बिग बैंग, फर्स्ट लाइट आफ्टर बिग बैंग। हमें फर्स्ट लाइट दिखी, जो आज के नाम, आज हम उसको जानते हैं CMBR के नाम से जानते हैं। अभी आपको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं हम लोग, समझते हैं चीज़ों को। ओके, इसको मैं रीच करता हूँ, थोड़ा सा आगे बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बिग बैंग थियरी का क्या कॉन्सेप्ट था, यही पूरा कॉन्सेप्ट था, इसको कौन दिया था,
1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था, ठीक है, जो कि बेल्जियम ये एस्ट्रोनॉमर हैं। ओके फ्रेंड, फिर यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इस जो क्लाउड है, यानी जो पूरा वो बना हुआ है ये बिग बैंग थ्योरी का, क्या बिग बैंग थ्योरी सही है या गलत है, इसको हम कैसे समझें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ें बताऊंगा। सॉरी भाई, यहाँ पे जैसे हम लोग समझेंगे फॉर्मेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ, या चल जाता है, मैं चेंज करता हूँ मार्कर। देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ठीक है। और फिर यहाँ से हम और दूसरा समझेंगे, एविडेंसेस एविडेंसेस ऑफ बिग बैंग थियरी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फैलना शुरू हुआ, तो कौन बताया कि ये फैलना शुरू हुआ, बिग बैंग थियरी की किसने सपोर्ट की। तो अगर हम देखें तीन चीज़ें हैं, एक है रेड शिफ्ट, दूसरी है CMBR, ठीक है फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है। ये जो पहली लाइट थी, यूनिवर्स की पहली लाइट आफ्टर बिग बैंग, जो बिग बैंग हुआ था, जो पॉइंट था वो फटा था, तो उसमें से जो लाइट पहली बार निकली थी वो लाइट है ये। अब ये क्योंकि लाइट बहुत पहले से आ रही है, अब ये टाइम हो चुका है 13.8 बिलियन साल, यानी कि 1380 करोड़, 1380 करोड़ हो चुका है। तो इतना समय हो चुका है, 1380 करोड़ साल पहले की लाइट ये निकली हुई है, तो उसका जो एनर्जी है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है ना, तो इसलिए ये माइक्रोवेव के फॉर्म में हमको दिख रही है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में। चलिए, फिर तीसरा जो हम प्रूव करेंगे वो ग्रेविटेशनल वेव, सॉरी ग्रेविटेशन वेव, ठीक है, ग्रेविटेशन वेव के बारे में समझेंगे। ओके फ्रेंड, अब मैं एक एक थियरी को एक्सप्लेन करता हूँ आपसे, ठीक है, एक एक थियरी को मैं एक्सप्लेन करता चलता हूँ, ठीक है। पहली जो है दैट इज रेड शिफ्ट रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सीज। पहले हमने देखा कि ये जो गैलेक्सीज हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे आप यहाँ समझते हैं, हम लोग समझते हैं बिग ग्योर के बारे में, बिग ग्योर, ठीक है। अगर हम इधर से इधर की ओर जाएं, तो जो हमारे सन का स्पेक्ट्रम आता है, जो हमारे सन का स्पेक्ट्रम है, यानी जो सन से लाइट, समझ लीजिए जो सन से लाइट आती है, उसका स्पेक्ट्रम ये है। मान लीजिए लाइट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, ठीक है, विजिबल रेज, ठीक है, और फिर देखिए इंफ्रारेड इंफ्रारेड ठीक है, इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेज, ठीक। यहाँ पे अब मान लीजिए माइक्रोवेव, ठीक है, रेडियो रेडियो वेव रे, रेज आती हैं, इस तरह से डिवाइड हुआ है। तो हम इस पे पढ़ते हैं विजिबल रेज। विजिबल रेज आती है, जो दिखने वाली किरणें हैं जो आती हैं, बाकी इन रेज को हम एक्सरे को कभी नहीं देख सकते हैं। एक्सरे, जो हम लोग एक्सरे कराते हैं बॉडी से, वो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, हम कह सकते हो कि माइक्रो सेकेंड के लिए होती है ना, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो एक्सरे की जो रेज होती है वो हमारी बॉडी के थ्रू जाती है। और इससे क्या होता है, जो हमारी बोन्स हैं उससे ये पास नहीं हो पाती है, हमारे मसल से पास हो जाती है और बोन से नहीं पास होती है, जिससे हमें एक यहाँ पे इसकी शैडो मिलती है। और इसी से हम क्या करते हैं, अपनी बोन की स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं कि कहाँ से टूटा हुआ है, क्या चीज़ है, राइट।
चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। जब हम ये जो आप विग्योर आपने पढ़ा हुआ होगा फिजिक्स में, आपने समझा होगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा नहीं रहा हूँ तो मैं विग्योर के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ जो एडविन हबल ने रेड शिफ्ट दिया था। एडविन एडविन हबल की मैंने बात की है पिछले वीडियो में। एडविन हबल, ठीक है, 1929 में। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने एडविन हबल ने रेड शिफ्ट को बताया था कि किस तरह से एक्सपैंड कर रही है, दो गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे, एनर्जी। एनर्जी फ्रेंड बहुत कम हो जाती है और इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है, यानी ऐसे ऐसे, या यहाँ देख रहे हैं आप, तो यहाँ वेवलेंथ बहुत कम है। आप देखें, क्या वेव के बीच में ज़्यादा जगह है? नहीं है ना। यहाँ पे देखिए वेव के बीच में बहुत कम जगह है, लेकिन यहाँ देखिए बढ़ रही है, यहाँ और बढ़ गई, 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 तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। जो वेव है उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग? क्लियर है? चलिए, तो यहाँ वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। अब कोई भी चीज़ हो, जैसे आपने कोई गन से शॉट किया, ठीक है, गन से शॉट किया, थोड़ी देर जाने के बाद इसकी जो ये इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी, ऊर्जा, यानी जो उसमें शक्ति थी, जो स्पीड दे रहा था इसको, जो इसमें काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या होगी, कम होगी ना, कुछ समय के बाद कम हो जाएगी, तो फिर जाके एक जगह वो गिर जाएगी, है कि नहीं? गिर जाएगी ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि चलती ही रहेगी वो, एक बार चला दिया तो चलती रहेगी हमेशा, तो कम होगी नहीं होगी, बोलो? कम हो जाएगी। ऐसे ही जो, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही तो हुआ था ना, एक्सप्लोजन हुआ था ना, तो मान लो ये लाइट, सॉरी, ये जो ऐसे निकली, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे निकल रही, देख रहे हैं ना, धीरे धीरे एनर्जी कम होती जा रही है ना, इसका वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो कर दिया है, समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे यहाँ से। तो एनर्जी कम हो गई, वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या होगा, जो हमको लाइट दिखेगी वो रेड दिखेगी। यानी अभी पहले तो हमें दिख रही थी वायलेट, यहाँ मान लो ये ब्लू है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये रेड है, ठीक है, ये रेड है और ये ब्लू है। ठीक, ये ब्लू है और ये रेड है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, लाइट ब्लू से रेड की ओर शिफ्ट हुई, लाइट ब्लू से किसकी ओर शिफ्ट हुई, रेड की ओर, ठीक है। इसे ही कहते हैं रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए पर्सन है और बी पर्सन है, अगर वो लाइट कुछ भी एनर्जी हीट इसके बाद भेजता है, तो क्योंकि पास में है तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी दोस्तों, ज़्यादा रहेगी। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा रहेगी। वेवलेंथ कैसा रहेगा, बोलिए, वेवलेंथ कैसा रहेगा, वेवलेंथ कम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या क्या दिखेगी, ब्लू लाइट दिखेगी, ब्लू लाइट दिखेगी। अब यही पर्सन यहाँ पहुँच जाए, तो इसकी लाइट जो भी आ रही थी इसके पास, ये एनर्जी तो कम हो जाएगी ना, एनर्जी तो कम हो जाएगी ना भाई, इससे तो कम ही हो जाएगी, तो एनर्जी इसकी थोड़ी सी कम हुई, इसके अगर आप इससे कंपेयर करें। और वेवलेंथ क्या होगी इससे, वेवलेंथ, इससे इसकी वेवलेंथ जो होगी इस वाले से ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, ये जो ब्लू कलर दिख रहा था रेड की ओर जाने लगेगा, इसकी ओर जाने लगेगा, क्योंकि देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या था, जब इधर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है। समझ रहे हैं ना, देखिए वेवलेंथ बढ़ रही है तो लाइट इस रेड की ओर जा रही है, यहीं पे रेड शिफ्ट हो रहा है, रेड शिफ्ट हो रहा है। जब एडविन हबल ने नोटिस किया कि दो गैलेक्सीज के बीच में, दो गैलेक्सीज के बीच में रेड शिफ्ट थियरी फॉलो हो रही है, तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये जो गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दीज गैलेक्सीज आर गोइंग अवे टू ईच अदर, ओके। तो यहाँ पे बीच में जगह हो रही है, इसी से इन्होंने निकाला, बताया, इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स क्या कर रहा है, फैल रहा है, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग।
ठीक है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। और इसी से बताया समझा गया कि अगर आज यूनिवर्स फैल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो एक जगह पे रहा होगा, एक्सप्लोजन हुआ होगा जिसकी वजह से ये फैलना शुरू हुआ होगा। समझ गए फ्रेंड? जैसे मैंने अभी बताया था बिग बैंग थियरी, तो ये सपोर्ट कर रहा है बिग बैंग थियरी को, ठीक है, सपोर्ट करता है। क्लियर है? मैंने बता दिया इस चीज़ों को, समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरे जो हमने अभी बताया था। अगर आप इस चीज़ों को लिख करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और अगर आप सुनते रहेंगे तो फिर चीज़ें समझ नहीं आएंगी। क्योंकि मैं इसको फिर से, क्योंकि मैं पीछे स्लाइड नहीं दिखा सकता ना, क्योंकि ये बोर्ड है, कोई इलेक्ट्रिक डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं फिर से जाऊँ और वापस कर लूँ, नहीं कर सकता ना दोस्तों। तो इसलिए आप लोग जो है लिख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब मैं आपको दूसरा एविडेंस बताता हूँ, जो है CMB R। इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्मिक कॉस्मिक माइक्रो कॉस्मिक माइक्रो कॉस्मिक माइक्रोवेव कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बैकग्राउंड रेडिएशन। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था एक की पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ बताइए, यहाँ बिग बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ, राइट। तो बिग बैंग से यहाँ पे जब एनर्जी रिलीज हुई, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, ठीक है, और फोटॉन थे, ठीक है। तो ये क्लाउड बना ऐसे, इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैं क्वार्क्स को क्यों लिख देता हूँ। तो ये क्या हुआ, क्या अब यहाँ पे लाइट इतनी ज़्यादा यहाँ पे डेंस था, ये क्लाउड बहुत ज़्यादा डेंस था, जिसके कारण ये जो लाइट थी, लाइट लाइट इज ट्रैप, लाइट इज ट्रैप, ठीक है, लाइट इज ट्रैप। यहाँ लाइट क्या होती है, ट्रैप कर ली जाती है। फिर अगर हम इसका जब इसका ये जब ठंडा होता है, क्योंकि ये एनर्जी जो थी इसमें एक्सप्लोजन में, काइनेटिक एनर्जी जो इसकी थी थोड़ी थोड़ी कम होती है, थोड़ी थोड़ी वो काइनेटिक एनर्जी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डार्क एनर्जी इतनी ज़्यादा है जो हम देख नहीं सकते हैं और ना ही इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। वो उसी के कारण ये फैलता जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा बता दिया कि यहाँ पे पॉइंट से एक्सपैंड हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और फोटॉन। ओके, ये क्लाउड है, इतना ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा पास पास है, जिसकी वजह से लाइट नहीं निकल पा रही है। इसे मैंने फॉग बताया, फॉगी टाइप का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। कि जिस तरह से कोहरा हो जाता है और हम लोग लाइट मतलब देख नहीं पाते रास्ते को अच्छे से ना। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जब कूलिंग हुई, अब यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पे प्रोटॉन एंड इलेक्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है ना, न्यूट्रॉन तो अभी, इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है, सॉरी, चलिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बने। फिर टेम्परेचर और डाउन हुआ और इलेक्ट्रॉन ने कंबाइंड किया, ठीक है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ने कंबाइन ओ हाँ, न्यूट्रॉन ने कंबाइन किया, इससे एटम बना, है ना। जब एटम बना और इस समय इसका जो टेम्परेचर था -200 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइट थी, इस लाइट का टेम्परेचर था 2750 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2700 डिग्री सेल्सियस था जब ये पहली लाइट हमको दिखी थी। ओके, सॉरी, यहाँ पे नहीं है ये, हम लोग यहाँ से देखते हैं। जब यहाँ एटम फॉर्म हुआ तो 3 लाख साल पहले की बात है, 3 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइट दिखी, फर्स्ट लाइट, ठीक है, पहली लाइट, यानी यूनिवर्स की पहली लाइट हमें दिखी थी। यही है वो लाइट, ये जो लाइट दिखी हमको, जो लाइट यहाँ पे चल रही थी ना, यहाँ पे अभी जो ट्रैप थी, बंद थी, धीरे धीरे इसने जब जगह पाई, यहाँ पे जब एटम बन गए तो जगह हो गई ना, स्पेस आ गया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन अभी दिख रहे थे, प्रोटॉन दिख रहा था, न्यूट्रॉन दिख रहा था, वो सभी कंडेंस हुए
मतलब कि मिल करके न्यूक्लियस बनाया तो यहाँ पे एटम फॉर्म हुआ, तो जगह आई ना बीच बीच में, जगह आई तो यहाँ से बीच बीच से लाइट जो है बाहर की ओर निकली, ठीक है, बीच की ओर लाइट बाहर निकली। तो यहाँ पे अब लाइट इतनी ज़्यादा, अभी इस लाइट का जो टेम्परेचर था वो 2700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अगर आप आगे देखें तो ग्रेविटी के कारण जो चीज़ें, ग्रेविटी के कारण और भी टाइम अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 बिलियन ईयर्स हो चुके थे, और यहाँ टेम्परेचर कितना हो चुका था 200 डिग्री, टेम्परेचर कितना था 200 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए जो लाइट यहाँ एमिट हुई थी उस समय, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, और उसके बाद अब जो समय है 1 बिलियन साल पहले, यानी इस आप बात करें तो ये जो बिग बैंग थियरी हुआ है उसके 1 बिलियन साल बाद की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 1 बिलियन साल बाद की बात कर रहा हूँ। अगर आज आप देखें तो ये 12 बिलियन साल पहले की बात है, ठीक है, क्योंकि 13 बिलियन अभी आगे हम देखें कि कैसे 13 बिलियन बीत चुके हैं यूनिवर्स फॉर्म हुए, राइट। अभी देखिए 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है, और इसका जो लाइट का एनर्जी है बिल्कुल कम है, लाइट की एनर्जी बिल्कुल कम है, एनर्जी बिल्कुल कम है, और वेवलेंथ वेवलेंथ और भी ज़्यादा, ये सॉरी वेवलेंथ इसकी बढ़ चुकी है, वेवलेंथ बढ़ चुकी है। अभी मैंने बताया था पहले ऐसे 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 हुई, फिर ऐसे ऐसे बढ़ती गई लाइट, ये देखिए वेवलेंथ बढ़ रही है, ये बढ़ती चली गई, ठीक है, और एनर्जी बिल्कुल कम, एनर्जी एकदम घटती चली गई, ठीक है। और इसी जो अब आज हम, क्योंकि अब ये हम सिर्फ और सिर्फ वेव के फॉर्म में देख पा रहे हैं, हमें लाइट नहीं मिल रही, सिर्फ वेव के फॉर्म में समझ पा रहे हैं, और ये कैसे हम कैप्चर करते हैं इस एनर्जी को, विद टेलीस्कोप, हम टेलीस्कोप की मदद से ही इसको समझते हैं, वरना हम ऐसे नहीं समझ सकते, महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। ओके फ्रेंड, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, ये एविडेंस के तौर पर मैंने बताया, और यहाँ पे जो थी यही लाइट थी, कॉस्मिक माइक्रोवेव ये चीज़ें हैं। और अगर हमको इसको अच्छे से समझना है तो इस कॉस्मिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को अच्छे से समझें, इससे हमें पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन समझ में आएगा। क्योंकि ये जो लाइट थी, जब इसने पूरे ब्रह्मांड को देखा है, जब ये चलना शुरू हुई यहाँ से, यहाँ अभी ट्रैप थी, फिर किस तरह से जगह मिली इसको, फिर बाहर निकली, आगे की ओर बढ़ती गई, और फिर इन सारे प्रोसेस को देखती हुई आ रही है ना, क्योंकि ये लाइट है यहाँ से निकली हुई है, ऐसे ऐसे आते 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 यहाँ पे आ रही है। अब एनर्जी इसकी बिल्कुल कम हो चुकी है, हम नहीं देख सकते इसको नेकेड आई से, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, हम टेलीस्कोप से ही इसको समझ सकते हैं, इस वेव को समझते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इस वेव को रीड करते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, नेक्स्ट एविडेंस, वो होगा ग्रेविटेशनल वेव। ओके फ्रेंड, मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइम मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, तो अब नेक्स्ट टाइम हम लोग ग्रेविटेशनल वेव को समझेंगे। ओके, ग्रेविटेशनल वेव को समझते हैं, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि कितना टाइम हुआ वीडियो बनाते, फिर आपको आगे बताता हूँ। ओके फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ओके, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। ओके फ्रेंड, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ध्यान से देखें, चीज़ों को समझें, आसानी से समझ में आएगी। थोड़ी सी कठिनाई होती है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है आसान नहीं है, यूनिवर्स है, और ये यूट्यूब पे इतने अच्छे से डिटेल में नहीं बताया गया है, ना ही प्रयास करते हैं लोग समझने का। और मैंने इसको ट्राई किया है कि एक के बाद एक घटनाओं को मैं बताता जाऊँ, सारी चीज़ों को मैं जोड़ता हुआ जाऊँगा। प्रॉमिस है आपसे मेरा ये कि मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताऊँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों। ओके।